प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह है आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र भाग का पाठ 1 हमारा लोकतंत्र। इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांट लिया है। इस पाठ के पहले भाग में हमने लोकतंत्र शब्द के अर्थ को समझा था, लोकतंत्र के आधार को जाना था और लोकतंत्र के पहले आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विषय में चर्चा की थी। आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम लोकतंत्र के अन्य 2 आधार मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको अच्छी तरह याद होगा, उस दिन लोकतंत्र को समझने के लिए हम आपको अपने साथ अपने गांव ले गए थे, जहां पर हमने आपको अपनी काकी से मिलवाया था। हमारी काकी गांव की प्रधान हैं और वो पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुकी हैं। उस दिन हमने भी चौपाल में हिस्सा लिया था। वहां पर रोज चौपाल बैठती है, तो चलिए आज भी हम लोग उस चौपाल में हिस्सा लें और जानें कि काकी आगे गांव वालों को क्या बता रही हैं। लेकिन वहां जाने से पहले हम एक बार उस दिन सीखी गई जानकारियों को दोहरा लेते हैं, जिससे आज की चौपाल की भी सभी बातें हम अच्छी तरह समझ पाएं। तो आइए देखें कि पिछली की चौपाल में हमने किन किन बातों को जाना था। उस दिन चौपाल में लोकतंत्र के अर्थ पर चर्चा हुई थी। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के सभी लोगों की समान रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। इसके लिए देश के सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग अपने वोट या मत का प्रयोग करते हैं और कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है। हमारे देश में केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उस दिन काकी ने लोकतंत्र के आधार के विषय में बताया था। लोकतंत्र के 3 आधार होते हैं। पहला आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र का दूसरा आधार है मौलिक अधिकार और तीसरा आधार स्वतंत्र न्यायपालिका। काकी ने उस दिन लोकतंत्र के पहले आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर बहुत सारी बातें बताई थीं। हमने जाना था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत देश में संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इस निर्वाचन आयोग का ये मुख्य कार्य है कि वो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराए। चुनाव प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। मतदाता सूची के निर्माण से लेकर विजयी उम्मीदवार घोषित करने तक चुनाव प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। उन सभी चरणों को उस दिन चौपाल में हमने विस्तार से जाना था। चुनाव प्रक्रिया में मत देने के लिए मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी उस दिन जानकारी प्राप्त हुई थी। वीवीपैट और नोटा आदि के बारे में भी हमने उस दिन जाना था। तो इतनी सारी बातों को जानकर हम सभी बहुत उत्साहित थे। गांव वाले भी बहुत उत्साहित थे और आगे की बातों को जानना चाहते थे। तो चलिए हम लोग आज भी गांव की चौपाल में हिस्सा लेते हैं और देखें कि आज गांव में चौपाल में किन किन बातों पर चर्चा की जाएगी। आज काकी सबसे पहले राजनीतिक दल के विषय में बताएंगी। ये राजनीतिक दल कैसे बनते हैं और क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। संसद क्या है और संसद सदस्य, इन दोनों ही शब्दों से हम परिचित होंगे। लोकतंत्र के दूसरे आधार मौलिक अधिकार के विषय में आज विस्तार से काकी गांव वालों को बताने वाली हैं। हम भी सुनेंगे। संविधान के द्वारा सूचना के अधिकार हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है। सूचना के अधिकार के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, ये भी आज काकी बताएंगी। और लोकतंत्र के तीसरे आधार स्वतंत्र न्यायपालिका के विषय में भी जानकारी देंगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी चौपाल में भाग लें और देखें कि काकी आज वहाँ क्या जानकारी दे रही हैं। देखिए, चौपाल बैठ चुकी है।
चलिए हम भी सुनते हैं। सभी कल की बातों को लेकर बहुत उत्साहित थे। सभी लोकतंत्र के बारे में बहुत सी बातें जान गए थे और आगे की बातें जानना चाहते थे। चौपाल बैठते ही रामरतन काका ने काकी से पूछा, काकी, कल आप लोकतंत्र के बारे में बता रही थी। लोकतंत्र में ये राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? काकी ने कहा, हाँ हाँ जरूर बताते हैं। काकी ने बताया कि किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में कोई एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकती, परंतु यदि बहुत सारे लोग मिलकर ये काम करें तो ये संभव है और यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल एक जैसी सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों के समूह होते हैं जो एक ही विचार से कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य भी समान होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने सभाएं और कार्यक्रम करते हैं और अपनी नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं। राजनीतिक दलों के इस प्रकार चुनाव कार्यक्रम करने से लोगों को भी सुविधा होती है। उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार मालूम पड़ते हैं, उनके कार्य की शैली पता चलती है। उससे उन्हें प्रतिनिधि चुनने में आसानी होती है। चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे साधारण जनता उन कार्यक्रमों में भाग लेती है, उनके विचारों को सुनती है, उनके कार्यक्रमों को जानती है और तब अपने प्रतिनिधि चुनती है। हमने चुनाव के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रत्याशी या उम्मीदवार भाग लेते हैं। चुनाव के बाद जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। हमारे लोकतंत्र में विपक्षी दल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। विपक्षी दल विभिन्न प्रकार से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और इस प्रकार ये सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। सभी लोग काकी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। काका ने पूछा, तो क्या काकी, इन दलों की भी चौपाल लगती है? जरूर लगती होगी इनकी भी चौपाल, जैसे हमारी चौपाल लगती है। काकी ने कहा, हाँ ऐसा ही है, इन दलों की भी चौपाल लगती है। ये सभी प्रतिनिधि कहीं ना कहीं तो बैठ के बात करेंगे, तभी तो एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि ये किसी एक जगह पर इकट्ठा हों। ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि एक जगह पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद नामक भवन में बैठते हैं। ये देखिए संसद भवन नई दिल्ली का। यहाँ पर हमारे देश से, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और पूरे देश से प्रतिनिधि चुनकर आए हुए होते हैं चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। चुनाव प्रक्रिया में पूरी देश की जनता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। इस प्रकार इन प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होती है। ये सभी चुने हुए प्रतिनिधि इस संसद नामक भवन में बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। सबकी समस्याओं को सुना जाता है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य बैठते हैं वो हमारे द्वारा, यानी भारत की आम जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, इसलिए देश की छोटी से छोटी जगह की भी समस्या सरकार तक पहुँच जाती है। सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। जब सरकार को सभी जगहों की समस्याएं पता चलती हैं तो वो उनको दूर करने का प्रयास करती है और जिस प्रकार हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार सरकार द्वारा जो समाधान किया जाता है उसे भी ये प्रतिनिधि आम जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें खूब सोच समझकर
चुनाव प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। गांव वाले इन सभी बातों को सुन रहे थे। काका ने पूछा, तो क्या काकी, हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? वहां जाकर हमको कहना पड़ेगा कि हमारे गांव में तालाब गंदा है और उसकी सफाई करवानी है? काकी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है सोहन। ये नहीं है कि आपको दिल्ली जाना पड़े। आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना हुआ है। आप अपनी बात प्रतिनिधि से कह सकते हैं और वो प्रतिनिधि आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा देंगे। काकी ने बताया कि इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र से लेकर गांव के स्तर तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के अंतर्गत गांव में स्थानीय स्वशासन है, जिसमें ग्राम पंचायत और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में एक होते हैं स्थानीय विकास अधिकारी, जिनका मुख्य कार्य लोगों की समस्याएं दूर करना ही है। तो आप अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं या सीधे स्थानीय विकास अधिकारी से भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन में स्थानीय स्वशासन का बहुत महत्व है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। गांव की सभी समस्याओं को ग्राम पंचायत के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। ये ग्राम पंचायत के सदस्य इन समस्याओं को हमें बता सकते हैं, यानी कि ग्राम प्रधान को, या फिर अपनी बात सीधे ग्राम पंचायत की बैठक में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से भी कह सकते हैं। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों को गांव की जनता ने ही वोट देकर चुना है, इसलिए हुई ना आप सभी की एक तरह से सीधी भागीदारी। ये स्थानीय विकास अधिकारी हमारी समस्या को ऊपर शासन तक पहुंचाएंगे और वहां से उसके लिए समाधान किया जाएगा। इस प्रकार गांव के लोगों की भी सीधी भागीदारी शासन तक बढ़ जाती है। सभी इन बातों को सुन रहे थे। सभी को लगा कि अगर कोई ग्राम प्रधान को ही कार्यों को करने से रोके तो कैसे होगा, और इस बात को चाचा ने पूछ ही लिया। चाचा ने पूछा कि काकी, अगर कोई तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? काकी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण राज्य या कोई भी सरकारी संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। काका ने कहा कि इन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के विषय में कुछ हमें विस्तार से बताइए। काकी ने कहा, हाँ जरूर, आइए जानें। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में ये सभी शामिल हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र का दूसरा आधार है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी। राजनीतिक और नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी कारण कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। और यदि कई सारे व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाकर किसी कार्य को कर रहे हैं, तब भी कोई राज्य उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, जब तक कि वो कार्य किसी प्रकार से देश के लिए नुकसानदेह ना हो। तब तक कोई भी राज्य किसी व्यक्ति या समूहों में कार्यों को हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारे लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति करने की, संगठन बनाने की, सम्मेलन करने की, कहीं भी आने जाने की और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। संविधान में भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी बात कह सकता है। अपनी बात कहने में हमें हर जगह पर छूट है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी प्रकार से संसद की और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका अपमान कर सकते हैं।
उनके द्वारा कही गई बात को मानने से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं हैं। हम सरकार की किसी भी बात का विरोध कर सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को हम विरोध कर सकते हैं। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं के द्वारा, प्रदर्शनों के द्वारा, जुलूस निकालकर या आंदोलन द्वारा कर सकती है। परंतु इन सब में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे साथ के लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। हम देश की किसी भी संपत्ति को कोई हानि ना पहुंचाएं। किसी की सार्वजनिक संपत्ति या देश की जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक इमारतें, उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभा या आंदोलन कर सकते हैं। इसमें सरकार हमें कभी मना नहीं करती, परंतु ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, सभाएं, ये सभी शांतिपूर्ण होने चाहिए और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमें कहीं भी आने जाने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम दक्षिण के हरियाली वाले दृश्यों को देखना चाहते हैं, या फिर हम बर्फ वाली जगहें जैसे उत्तराखंड, कश्मीर आदि घूमना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं। इसी प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। हम सभी अपना अपना व्यवसाय करते हैं, परंतु यदि हमें ये लगता है कि हम किसी और कार्य में ज़्यादा सफल हो सकते हैं तो हम अपना व्यवसाय बदल सकते हैं। हमें इस बात की पूरी छूट है। इसके साथ साथ जो भी सरकारी नौकरियां सरकार द्वारा निकाली जाती हैं, उसमें हम अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये सभी मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जो है सूचना का अधिकार, जिसे अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन RTI कहते हैं। इसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं और आपने इसे प्रयोग भी किया होगा। सूचना का अधिकार भारत में अक्टूबर सन 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना के अधिकार के द्वारा जनता सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण मांग सकती है। किसी प्रकरण में किसी सरकारी कार्यालय में क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी भी मांग सकती है। और ये भी जरूरी नहीं कि जानकारी मांगने वाला कोई जनप्रतिनिधि ही हो। सामान्य जनता भी कोई भी जानकारी सरकार से पूछ सकती है। किसी भी सरकार के क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, किन नीतियों पर कार्य हो रहा है, ये सभी हम जान सकते हैं। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठन और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता सरकार से अपनी मांगी गई सूचना पूछ सकती है। मीडिया, स्वयंसेवी संगठन भी जानकारी मांग सकते हैं। साथ ही साथ पंचायती राज के प्रतिनिधियों को भी सूचना मांगने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा साधारण सा शुल्क लिया जाता है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूछी गई जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और सरकार की जवाबदेही तय करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका प्रयोग भारतीय जनता अच्छी तरह से कर रही है। ये सब सुनकर शबनम चाची के मन में एक ख्याल आया। उन्होंने पूछा कि काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करें? काकी ने जवाब दिया कि हाँ शबनम, इस अवस्था में हम न्यायपालिका की मदद ले सकते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संविधान द्वारा की गई है। इसकी मदद हम हमेशा ले सकते हैं।
अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हमें न्यायपालिका की मदद लेनी चाहिए। ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, आओ हम तुम्हें विस्तार से बताते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। सभी बोल पड़े, हाँ काकी, ये तो आपने पहले भी बताया था कि लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्वतंत्र न्यायपालिका है। काकी ने कहा, हाँ, बस हमें उसी की मदद लेनी है। नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। यदि कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम न्यायपालिका की मदद ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका की मदद लेनी चाहिए। हमारे देश में अगर कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय देने के लिए सदैव तत्पर है। आप अपनी बात न्यायपालिका में रखें और आपको तुरंत ही न्याय प्राप्त होगा। हमारी न्यायपालिका भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और सभी के लिए ये नियम और कानून एक बराबर हैं, उनके लिए भी जिन्होंने ये नियम और कानून बनाए हैं। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त हो, उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और ऐसा ही हमारी न्यायपालिका के साथ है। हमारी न्यायपालिका हमेशा ही सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होती है। वो हमेशा स्वतंत्र रूप में निर्णय देती है और सभी को न्याय प्रदान करती है। ये कहकर काकी ने कहा कि आज बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चौपाल को समाप्त करते हैं। सभी कहने लगे, काकी और बातें जानना चाहते हैं। काकी ने कहा, जरूर जानेंगे, लेकिन अब अगली चौपाल में। आज बहुत समय हो गया है और अब हम जाएंगे। ये कहकर काकी ने चौपाल की समाप्ति की घोषणा की। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी एक बार देख लेते हैं कि आज की चौपाल में हमने क्या क्या जाना। आज की चौपाल में सबसे पहले काकी ने राजनीतिक दलों के विषय में बताया था। ये राजनीतिक दल एक जैसी सोच और विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के समूह होते हैं जो एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। ये राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने कार्यक्रम लोगों के समक्ष रखते हैं और अपनी नीतियां उनको बताते हैं और लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं। इन राजनीतिक कार्यक्रमों से आम जनता को भी अपने प्रतिनिधि चुनने में आसानी होती है और जनता ये प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है। संसद नई दिल्ली में एक भवन है जहां बैठकर सारे प्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और सभी की समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। संसद के माध्यम से ही सरकार देश का शासन चलाती है। हमारे लोकतंत्र का दूसरा मुख्य आधार है मौलिक अधिकार। हमारे लोकतंत्र में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह के अधिकार शामिल हैं और इन अधिकारों के कारण ही भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की, सम्मेलन करने की, कहीं भी आने जाने की, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। साथ ही हमारे लोकतंत्र में सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके द्वारा कोई भी नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया या पंचायती राज के प्रतिनिधि कोई भी सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उससे संबंधित स्थानीय सरकार से किसी भी तरह के निर्णय किस प्रकार वहाँ पे लिए जा रहे हैं और किन नीतियों को लागू किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है, जिसके लिए साधारण सा शुल्क देना होता है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। हमने आज चौपाल में स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि लोकतंत्र का तीसरा आधार है, उसके विषय में जाना। हमारी न्यायपालिका पूरे भारत के लिए सभी लोगों के लिए नियम और कानून समान रूप से लागू करती है और स्वतंत्र न्यायपालिका सभी को समान न्याय देती है। न्यायपालिका के नियम और कानून पूरे देश के लिए एक जैसे हैं। हमारी न्यायपालिका पूरे देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और कहीं पर भी अन्याय होने पर न्याय देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज हमने चौपाल में इन सभी बातों को जाना।
अगली चौपाल में आगे की बातों को जानने के लिए हम भी चौपाल में पुनः भाग लेंगे। आप भी एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर इन सभी बातों को दोहरा लीजिएगा। आइए आज सीखी गई जानकारियों पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमारे पास 4 शब्द दिए हुए हैं, नई दिल्ली, लोकतंत्र, सरकार और तीसरा। आइए देखें इन्हें कहाँ पे भरा जाएगा। पहला कथन है, जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल खाली स्थान बनाता है। जिस दल के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनाव में चुने जाते हैं वो दल क्या करता है बच्चों? जी हाँ, सरकार बनाता है। तो यहाँ पर हम सरकार शब्द भर देंगे। दूसरा कथन, संसद भवन में है। कहाँ है संसद भवन? हमने आज चर्चा की थी, संसद भवन नई दिल्ली में है। यहाँ पर हम नई दिल्ली शब्द भरेंगे। तीसरा कथन है, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का खाली स्थान आधार है। याद है ना बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा आधार है। तो यहाँ पर हम तीसरा शब्द भर देंगे। अंतिम कथन है, मौलिक अधिकार खाली स्थान का दूसरा आधार है। मौलिक अधिकार किसका आधार है? लोकतंत्र का दूसरा आधार। तो यहाँ पर हम लोकतंत्र शब्द भरेंगे। आइए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। आपने सभी बातों को ध्यान से सुना है। आइए देखें इनमें कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत। पहला कथन है, भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। हमने चर्चा की थी कि जिनको हम प्रतिनिधि रूप में चुनते हैं वो संसद में बैठकर विचार विमर्श करते हैं और कार्य करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, लोकतंत्र में स्थानीय शासन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमने जाना था गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन बहुत आवश्यक है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। तीसरा कथन, लोकतांत्रिक शासन में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हमने जाना था हमारे मूल अधिकार इस प्रकार है कि हमें विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए ये कथन गलत है। अंतिम कथन है, सूचना का अधिकार भारत में अक्टूबर सन 2005 में लागू किया गया। हमने अपनी चर्चा में जाना था कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार भारत में अक्टूबर सन 2005 में लागू किया गया है। तो ये कथन हमारा सही है। इस प्रकार ये अभ्यास कार्य हमने किया। आइए बच्चों, अब ये कार्य आप अपनी कॉपी पर करिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, देखिए। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? आपने चर्चा को सुना है, इसका उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? इसके बारे में भी काकी ने विस्तार से बताया था। इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। बच्चों, ये एक प्रोजेक्ट कार्य है जिसको आप अपने बड़ों की मदद से कर सकते हैं। आप जितने भी राजनीतिक दलों के नाम जानते हैं उनके चुनाव चिन्ह कॉपी पर बनाकर उसके नीचे उस दल का नाम लिखिए। अपने बड़ों की मदद से आप इस कार्य को कीजिएगा और पाठ्यपुस्तक से एक बार पाठ को दोहरा लीजिएगा। आगे के तथ्यों को हम अगली चौपाल में जानने के लिए चौपाल में पुनः भाग लेंगे। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।